आप वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हमने उन सभी टॉपिक को कवर किया है जो आपका डाउट बनता है। आपको सबसे बड़ा डाउट होता है कि जितने भी भाषा या उच्चारण स्थान से रिलेटेड कौन क्या है, या फिर महत्वपूर्ण जो हिंदी से अनुच्छेद हो गया, या फिर आप जो है विशेषण, क्रिया, समास, छंद इत्यादि जो है, रस, छंद, अलंकार, ये सारा चीज़ जो है एक में कवर करके लाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपको जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी भाग होते हैं, आप देखेंगे वीडियो एग्जाम में और एग्जाम में इसके भाग अक्सर पूछ लेता है कि कितने उसके जो है प्रकार है। ये सब एक ही वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है ह्रस्व स्वर। इसमें क्या है, देखिए ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री आता है। ठीक, तो आप पढ़े होंगे, ये चीज आपको क्लियर होगा। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये चीज होता है, आपका दीर्घ स्वर होता है। ठीक, अब यहाँ पे जिह्वा की ऊंचाई के या मुंह खुलने के आधार पर अगर पूछा जाए तो विवृत जो है आपका आ होता है, यानी विवृत बड़ा वृत्त, तो ये क्या होता है, आ होता है। अर्ध विवृत की बात किया जाए तो अ, ऐ, ओ, आ, ये चीज जो है, ये चारों आपका किसमें आते हैं, अर्ध विवृत में आते हैं, जिससे विवृत से थोड़ा कम मुंह खुले। अगर यहाँ पे अर्ध समृद्ध की बात किया जाए तो यहाँ पे दो आते हैं, ए और ओ आता है, दो याद रखिएगा। समृद्ध की बात किया जाए तो यहाँ ई, उ, ये जो है चारों जो है आपका समृद्ध में आते हैं। तो इसमें जो है विवृत में आप याद रखिए कि जो बड़ा आ होता है ये होता है अर्ध विवृत में आपका अ, ऐ, ओ, आ होता है, याद रखिए ये जो है आगत वाला है। अर्ध समृद्ध में देखा जाए तो ए और ओ होता है। ठीक, ए और ओ होता है। अगर यहीं पे समृद्ध की बात किया जाए तो ई, उ, ये याद रखिएगा, ये समृद्ध में होता है। आइए आगे देखते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है जिह्वा की उत्थापित जो है भाग के आधार पे देखा जाए तो इसमें जो है अग्र स्वर के अंतर्गत ई, ए, ऐ होता है। ठीक, और केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर के अंतर्गत अ आता है, और पश्च स्वर के अंतर्गत आपका आ, उ, बड़ा ओ, औ, आ आता है। यानी इसका सीधा सा फंडा जानिए कि केंद्रीय स्वर में या मध्य स्वर में अ आता है, बाकी इस अ की तरह देखिए इसमें भी ये बना हुआ है, इसमें भी ये इधर मुंह खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है, यहाँ भी, तो सब में खुला हुआ है। तो इसका ट्रिक ये जान लीजिए, ये पश्च स्वर होता है। अब बकिए का जो है ई, ए, ऐ को जो है आप अग्र स्वर में रख देंगे। तो इस तरीके से आप केंद्रीय स्वर में अ को रख दीजिए, और इस तरफ मुंह खुला हुआ है तो बाकी पश्च स्वर में रख दीजिए जितने भी आते हैं, और जो आपका ये चारों बच रहे हैं इनको आप अग्र स्वर में रख सकते हैं। ठीक, अब जो है अगर आपसे पूछे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है ओष्ठ की स्थिति के आधार पे। ठीक, तो अवृतमुखी या अवर्तुल तो अ, ई, ए, ऐ होता है। ठीक, अवृतमुखी यानी वर्तुल जो होता है ये उ, बड़ा ओ, औ, आ होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ वर्तुल के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, याद रखिएगा, वर्तुल में आपका होठों का आकार गोल हो जाता है। तो इस तरीके से इसको याद रखते हैं। देखिए ऊ का उच्चारण करेंगे या ओ का या औ का, तो इसमें क्या होता है आपका गोल हो जाता है। तो ऊपर वाला जो अग्र पश्च मध्य बताएं उसका भी ट्रिक बता दिए, वो भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इसका आप जो है वर्तुल का बना लीजिए कि जो होठ का आकार गोल हो जाता है ये आपका वर्तुल होता है, बाकी आपका अवर्तुल होगा। ठीक, अर्धवर्तुल की बात किया जाए तो आ होता है, इसमें ज्यादा खुल जाता है। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए जिह्वा पेशी तनाव के आधार पे तो शिथिल में अ, ई, उ होता है, और कठोर में आ, ई, बड़ा उ होता है। अब यहाँ पे आ गया उच्चारण या समय मात्रा के आधार पे तो ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। ये देखिए याद रखिए, एग्जाम प्रेशर में भूल जाता है। जिह्वा पेशी के आधार पे ये शिथिल कठोर होता है, उच्चारण समय या मात्रा के आधार पे आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है। ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, इसमें समय नहीं लेते हुए आगे स्थान के आधार पर देखिए ये पूछ देता है। तो अपकंठ में अ, आ, अ, ठीक, जैसे सूत्र होता है अकु अभिसर्जनिया नाम कंठ, तो क वर्ग होता है, ह भी इसमें आता है, और बाकी अ, आ, अ होता है, यानी अ। ठीक, तालब में ई, आता है। ठीक,
और इच विसर्णाम तालु होता है तो य स और च वर्ग आता है, साथ में ये आता है। मूर्धन्य में री आता है, ऋतु विसर्णाम मूर्धा, र और स आता है और ट वर्ग आता है। ओष्ठ में आपका उ यानी इस पे ओष्ठ में आपका छोटा हुआ और बड़ा हुआ आता है और प वर्ग आता है, ठीक। दंतोष्ठ में आपका वो आता है, याद रखिएगा। अनुस्वार में अंग आता है, अनुनासिक में ये आपका चंद्र बिंदु वाला आता है, और फिर निरनुनासिक में जिसमें अनुनासिक न हो तो बाकी ये आपका निरनुनासिक में आता है, कभी कभी पूछ देता है ये। कंठ तालम में ए आई आता है, ये कंठ से उच्चारित होता है। कंठोष्ठ में ओ अव आता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कंठ तालम में ए आई होता है और कंठोष्ठ में ओ अव होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है इसमें। अयोगवाह जो होते हैं ये न तो स्वर में गिनती होती है, न ही व्यंजन में होती है, ठीक। अनुस्वार अंग होता है, जैसे गंगा पंचम। विसर्ग में दुख स्वतः, इस प्रकार जो है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए य र ल व जो होता है, य आपका तालव्य होता है, र आपका मूर्धन्य होता है, ल दंत होता है, व जो है दंतोष्ठ होता है, ठीक। अब इसी प्रकार जो है आप बड़ा सा देखेंगे या तालव्य स, तो ये तालव्य स होता है, ये आपका मूर्धन्य स होता है, ये दंती स होता है, ये कंठ होता है, कंठ से उच्चारण इसका होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछता रहता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, य र ल वो। अब देखिए आप देखे होंगे, इसका ट्रिक भी जान लीजिए। अगर जैसे कंठ होता है, तालु होता है, ठीक, मूर्धा होता है, ठीक, तो इस प्रकार आप लिखते हैं। तो आप क्या करिए कि देखिए यहाँ से आप रख देंगे स, फिर आप जो है मूर्धन्य स यहाँ रख देंगे, फिर नीचे जो आएगा इसको रख देंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा ये ह जो होता है, ह जो होता है आपका ये कंठ पे इसको रख देंगे, यहाँ पे कंठ वाले पे, ठीक। तो चूंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ पे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, यानी क से म तक। हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक यानी 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व होता है। उसमें व्यंजन स होता है। टोटल आप देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है? आपका 33 होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपका शब्द होता है। भाषा की छोटी इकाई आपका वर्ड होता है। कुल स्वर की बात किया जाए तो 11 होता है। यहाँ पे 11 स्वर दिए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और रिवीजन की दृष्टि से और आप पढ़े हुए हैं, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अंग अ जो है आपका अनुस्वार होता है, न तो स्वर होता है न व्यंजन होता है। हिंदी भाषा में कुल लिपि जो है 52 होती है, ठीक। स्वर आपके 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, व्यंजन 33 होता है, और द्विगुण जो है व्यंजन 2 होता है, ड ढ, और संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, टोटल 52। हिंदी में ध्वनियाँ देखा जाए तो 2 होता है, एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक। दीर्घ स्वर क्या होता है, देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है और ह्रस्व स्वर क्या होता है, ये आपको बता चुके हैं। संयुक्त स्वर जान लीजिए, ए आई ओ औ, ये इंपॉर्टेंट है। ए जो है आपका अ और ई से बनता है, ठीक। आई जो है आपका अ और आई से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। औ जो है अ और ओ से बनता है, ठीक। और ओ जो होता है, औ की बात किए हैं, अ और ओ से। ओ जो बनता है अ और ऊ से, आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको उसी में वो शब्द, ये जो है आपका वर्ड छिपे हुए हैं, ठीक। इसको आप उच्चारित करके कर सकते हैं। पार्श्विक जो है ल होता है, ठीक। लुंठित र होता है। उच्छित ड ढ दोनों होते हैं, ठीक। काकल्य वर्ड की बात किया जाए तो ह होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं, ठीक। याद रखिए काकल्य आपका ह होता है, पार्श्विक ल, लुंठित र, उचित ड ढ, ठीक। और संयुक्त स्वर में जो है ए जो होता है अ ई से होता है, आई जो है अ आय से होता है, और औ जो होता है अ और ओ से होता है। और यहाँ पे ओ की बात किया, देखिए ओट जो है ऊ जो है इसमें आता है, ठीक। ऊ भी उच्चारण में आता है, तो याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे क है आपका, क वर्ग, तो ये कंठ से। ता जैसे कता मुँह द ओना, ठीक। इसका जो है क वर्ग च वर्ग ट, यानी क च ट त प, ठीक। कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ, इसको ऐसे याद रखिए।
वैसे भी आप कई बार पढ़े होंगे, ये दिमाग में आपके होगा, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अर्ध स्वर की बात किया जाए तो य र ल व होता है, ठीक। जैसे अब कैसे अर्ध स्वर होता है, जैसे कौवा लिखना है तो कौवा ऐसे भी लिख सकते हैं, व का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कौवा अ का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी मात्रा का काम कर रहे हैं। गई ऐसे भी लिख सकते हैं, गई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आप जो है ये देख रहे हैं, आप यहाँ मात्रा का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें कंफ्यूज करती है आपको, इसको देख लीजिए। स्पर्श संघर्षी की व्यंजन की बात किया जाए तो 4 होते हैं, च छ ज झ। और स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए तो क से म तक टोटल 25 होते हैं। संघर्षी की बात किया जाए, केवल संघर्षी तो 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ होता है, और यहाँ पे ह, ठीक। तो ये संघर्षी है आपका। संपृक्त ध्वनि की बात किया जाए तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो वो क्या होती है, संपृक्त ध्वनि होती है। जैसे संबल, यहाँ पे जो है स और ब ध्वनिया के साथ जो है म ध्वनि संयुक्त हुई है, ठीक। तो याद रखिए। अब देखते हैं युग्मक ध्वनि क्या होती है। युग्मक यहाँ से पूछता है, ठीक। तो ये उदाहरण बस ये वर्ड आप जान लीजिए, इसको जो है संपृक्त कहते हैं। युग्मक की बात किया जाए तो जब एक ही ध्वनि जो है द्वितीय हो जाए तो युग्मक होती है, जैसे दिक्कत, प्रसन्नता, अछोड़, ठीक। इस प्रकार जो है। संयुक्त ध्वनि की बात किया जाए तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक। जैसे प्राण, घ्राण, ठीक, क्लांत, म्लान इत्यादि जो है ये आपका संयुक्त ध्वनियाँ हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो स्वर के सहारे यहाँ बोली जा रही हैं, देख रहे हैं। प्राण में प्राण, घ्राण, क्लांत आप देख रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जा रही है, ठीक है ना। तो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सौरसैनी दिया हुआ है, ठीक। इसलिए जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, मागधी आपका बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी होता है, महाराष्ट्री मराठी होता है, ब्राचड़ आपका सिंधी होता है, टक जो है पंजाबी होता है, और केका जो है लहंदा होता है। तो कभी कभी ये पूछ देता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हम देखते हैं इसमें क्या है। अब हिंदी की उपभाषाएं आप पूछ दे रहा है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी। अब इनके अंतर्गत जैसे खड़ी हिंदी, खड़ी बोली आती है, कौरवी जिसको कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपका भोजपुरी, मगही, मैथिली, और राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी इसको मेवाती कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी, ठीक, आपका मालवी कहते हैं, मलावी कहते हैं। अब देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है ये भारत का नक्शा है, ठीक। यहाँ पे हम एक ओवरव्यू के रूप में ऐसे बना दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे राजस्थानी की बात किया जाए तो देखिए इधर जो है आप देखेंगे तो राजस्थान है, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो किसके नीचे है, यहाँ पे राजस्थान है से, ठीक। अब देखिए अब पश्चिमी राजस्थानी, तो इधर जो है आपका पूरब होता है, इधर पश्चिमी, तो इधर मारवाड़ क्षेत्र आता है, तो आपका जो है इधर क्या हो जाएगा, आपका मारवाड़ी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पूर्वी की बात किया जा रहा है तो इधर जयपुर आता है तो जयपुरी हो जाएगा। अब उत्तरी राजस्थान की बात किया जाए तो इधर मेवाती आ जाता है, मेवात, ठीक। और दक्षिणी राजस्थान की बात किया जाए तो यहाँ पे दक्षिण में यहाँ पे आपका मलावी आ जाता है, यानी मालवा का क्षेत्र यहाँ है तो दक्षिण में मलावी आ जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे दिमाग में बस बैठा लीजिए, कभी कभी ये पूछ देता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पे पूर्वी हिंदी में जैसे आपका देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्व में इधर देखेंगे तो अवध का, बघेल का और छत्तीसगढ़ का जो है आपका क्षेत्र आता है, तो ये पूर्वी हिंदी में आ जाता है। पश्चिमी हिंदी में आप देखेंगे तो यहाँ खड़ी बोली, कौरवी जिसको कहते हैं, ब्रज भाषा, और हरियाणवी आपका बुंदेली, कन्नौजी, ये सब इस क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये आप जो है ऐसे आप दिमाग में बैठा सकते हैं, ठीक। अब इधर देखेंगे तो इधर आपको बिहार क्षेत्र आ जाता है, तो आपका भोजपुरी यूपी से सटा हुआ यहाँ पे हो जाता है, मगही हो जाता है, मैथिली हो जाता है। तो बस इसको रटिए ना, आप दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि इसको कैसे हम याद रखेंगे। जैसे इसमें बताए हैं आपका मालवी हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे।
अब देखिए उद्भव यहाँ पे दिया हुआ है, उद्भव विकास क्रम। तो यहाँ पे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ठीक, अवधि रचनाएं जो है, अब देखिए तुलसीदास, रामचरितमानस आपका तुलसीदास द्वारा ये अवधि में है। मृगावती कुतुबुन का ये आपका अवधि में है। मधुमालती मंझन का ये अवधि में है। पद्मावत आपका जायसी का ये अवधि में है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब देखिए कुछ अनुच्छेद है पूछ देगा। तो देखिए भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी। ठीक, दर्जा ये 14 सितंबर 1949 को दिया गया। ठीक, लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 51 में है। अब 44 में 344 अनुच्छेद में बात किया जाए तो राजभाषा के संबंध में और आयोग संसद की समिति जो होगी राजभाषा के संबंध में और आयोग संसद की समिति, ये 344 में। 345 में आपका राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं होगी। 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ राज्य के बीच जो है पत्रात जो होगा, ये 46 में है। 48 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा होगी आपका। 348 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। और 350 इम्पॉर्टेंट है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये रखने का यही मतलब है, ये पूछे तो आप गलत ना करें। 350 ख जो है भाषाई अल्पसंख्यक हेतु जो है विशेषाधिकार है। और 391 हिंदी के विकास से संबंधित है। इधर के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हम देखते हैं आगे। आपको देखिए, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है जनरली। 21वां संशोधन 1967 में हुआ और इसमें सिंधी जोड़ा गया। ठीक, 8वीं अनुसूची में। 71वां संशोधन आपका 92 में हुआ, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। ठीक, नमक इसको याद कर लीजिए, नमक। ठीक, नमक। अब 92वां संशोधन 2003 में हुआ, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। ठीक, इसको याद कर लीजिए। मूल संविधान में 14 भाषा थी, याद रखिएगा, और ये बाद में आपका जुड़ी है। ठीक, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला देखते हैं भाषा व उनकी लिपियां। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है, अब पंजाबी है तो इसका गुरमुखी होता है लहदा। ठीक, तो ये फारसी होता है। हिंदी, मराठी याद रखिए देवनागरी होता है। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था। ठीक, देखिए मराठी का भी जो है, मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, और देवनागरी लिपि का विकास आपका ब्राह्मी लिपि से होता है, बहुत पूछा है। हिंदी में कुल बोली कितनी है? 17। ठीक, विभाषा यानी हिंदी क्षेत्र में प्रमुख बोलियों को एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती हैं, यथा जैसे हिंदी की विभाषा जो है ब्रजभाषा, अवधी, ये सब है। मतलब ये है कि एक प्रांत क्षेत्र में या उपप्रांत क्षेत्र में जो प्रचलित होती हैं, जिनमें रचनाएं भी की जाती हैं, आपका विभाषा हो जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब देखिए 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, करवी कहते हैं, हरियाणी, बांगरू या दक्षिण कहते हैं। ठीक, तीसरा आपका ब्रजभाषा बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आप मैप पे दिमाग को जो है मैप में लाइए, मैप को दिमाग में, और इसके बाद आपका ये क्लियर होता जाएगा। दिमाग में बैठाइए ठीक मैप को। राजस्थानी हिंदी आपका मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। आपका बिहारी हिंदी में आपका भोजपुरी आ जाएगा, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कुमायूनी, गढ़वाली। ठीक, और हिंदी भाषी राज्य ये पूछ देता है कुल कितने हैं, तो 10 हैं। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आपका यूपी है, बिहार है, झारखंड है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है। तो याद रखिए एक आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी आपका 9 राज्य है। ये पूछ देता है, आप जो है इसको दिमाग में रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले करके और एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब यहाँ पे संज्ञा के भेद है। अब संज्ञा के भेद बहुत डीप में नहीं जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका दीपावली, गंगा, राम इत्यादि हो गया। जातिवाचक संज्ञा में प्रोफेसर, पुरुष, गाय, ये सब हो गया। भाववाचक में बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, ये सब। समूहवाचक में सभा, मंडल, दल, गुच्छा, सेना, पुंज, गिरोह, ये सब आपका समूहवाचक में। द्रव्यवाचक में चमड़ा, दूध, पानी, पेट्रोल इत्यादि जो है ये द्रव्यवाचक में आ गया। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। अब वाक्य में संज्ञा पूछे इस तरह प्रयोग करके, तो ये जातिवाचक के उदाहरण है। इसी प्रकार भारत का समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन था, तो ये जातिवाचक का जो है ये जातिवाचक आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगला। अब यहाँ लिंग की बात किया जा रहा है। ठीक, हिंदी में कितने लिंग हैं? 2 है। एक लिंग
पुल्लिंग है आपका और स्त्रीलिंग है, ठीक। नर जात का बोध करता है और मादा जात का, ठीक, दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग निर्धारण होता है तो अब देखिए यहाँ पे अब 4 ऑप्शन दिया गया, तो ये संज्ञा के आधार पे होता है, ठीक। ये विकार उत्पन्न करते हैं, ये जो बाकी हैं ये विकार उत्पन्न करते हैं संज्ञा में, लेकिन लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पे होता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। देखिए यहाँ पे हम अपवाद और जो उस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे दिक्कत होता है वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे पुल्लिंग पूछ दिया जाए तो अंधेर हो गया, संबल हो गया, पक्षी हो गया, विवाह, दारा, दही, घी, मोती, रत्न, सूचीपत्र, तन, घाघरा, पाजामा, ये आपका पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में चील, सरसों, मड़ी, चांदी, मकई, मूंग, खेसारी, नारंगी, चाय, शराब, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। ये पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर जैसे दारा है ना, तो यहाँ पे कलत्र आपका नपुंसक होगा, ठीक, भारे आपका स्त्रीलिंग होगा, ठीक, और दारा आपका पुल्लिंग होगा। ये तीनों जो है स्त्री के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन दारा जो आपका होता है ये आपका पुल्लिंग होता है, और कलत्र जो है नपुंसक होता है, अब भारे आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक। और यहाँ पे ये जो है उसे जो ज़्यादा प्रयोग में केवल स्त्रीलिंग में होते हैं, ये सब जो है एक बार देख लीजिएगा। अब स्त्रीलिंग के अपवाद भी जान लीजिए, जैसे धनिया, गरम मसाला, जीरा, तेल, ये सब जो है ये जो है जितने भी हैं इनको छोड़ करके बनिए की सारी चीज, बनिए की दुकान पे सारी चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, यानी ये सब पुल्लिंग होता है। उसी प्रकार जो सिंध, ब्रह्मपुत्र तथा सोन को छोड़ करके बाकी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, यानी अपवाद में सिंध जो है, ब्रह्मपुत्र है, सोन है, ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। नक्षत्र का नाम प्राय स्त्रीलिंग होता है, लेकिन अपवाद जो है आपका क्या है, पुष्य है, ठीक। नेक्स्ट है खाने पीने की चीज़ें जो है स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन अपवाद में जैसे पराठा, हलवा, दही, रायता, भात याद रखिएगा आपका क्या है, तो अपवाद है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब उभय लिंग में क्या क्या होता है, जैसे दोनों में प्रयोग होता है, तो आप देखेंगे मंत्री हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, राजदूत हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक, ये सब क्या होते हैं, आपका उभय लिंग होते हैं। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, अब दिया हुआ है वचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, वचन की बात किया जाता है, एक वचन, बहुवचन, यानी लड़का, बहू, गाय, रात, ये सब जो है आपका एक वचन है। लड़के, बहुएं, गायें, रातें, ये सब जो है बसें, ये सब क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए सदैव एक वचन में क्या प्रयोग होता है। अब सदैव तो चाय हो गया, बारिश हो गया, पानी हो गया, दूध, घी, दही, आकाश, जनता, तेल, प्रत्येक, लोहा, टोली, ठीक, हर एक, भीड़, झुंड, दल, पेट्रोल। यहाँ पे सदैव ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और सदैव बहुवचन में हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग, ओट, समाचार, ये हमेशा बहुवचन में होता है। और एक वचन बहुवचन में दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है, जैसे सौदा, दरिया, सरसों, ठीक, बालक, आदमी, कवि, साधु, चाकू, मोती, बिंदु, पति, अब पतियों नहीं होगा इसका, ठीक। अब नोट याद रखिएगा, अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे अगर बात किया जाए ना अविभाक्तिक जो है इसका अविभाक्तिक रूप में बहुवचन होगा, लेकिन ऐसे नहीं। नेक्स्ट है आपका नदी का बहुवचन जो है नदियाँ होगा, लेकिन वाक्य प्रयोग में नदियों होगा, जैसे नदियों का जल खारा है अगर प्रयोग में करेंगे, लेकिन अगर ऐसे जनरली पूछ दे तो नदी का बहुवचन तो नदियाँ होगा, लेकिन प्रयोग में आपका रहेगा, जैसे प्रयोग दे दिया कि नदी का जल खारा, नदियों का जल खारा होता है, ठीक। तो अब वहाँ पे पूछ दे या जैसे उसको अंडरलाइन कर दे, नदी का जल खारा होता है, अब नदी का वहाँ अंडरलाइन करके पूछ दे कि इसका बहुवचन क्या होगा, तो वहाँ अगर वाक्य प्रयोग में होगा तो नदियों होगा, लेकिन जनरली नदी का पूछ दे तो आपका नदियाँ होगा, ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब अगला है यहाँ पे कुछ, अब देख लीजिए। भाला का भाले होता है, रीत का रीतियाँ होता है, यहाँ मात्रा का ध्यान दीजिएगा, वधु का वधुएं होता है, याद रखिएगा। अब देखिए मेज का सामान बहुवचन, जैसे मेज का सामान्य बहुवचन मेजें होगा, लेकिन विभाक्तिक रूप में जो है इसका मेजों होगा, ठीक। तो ऐसे चीज़ें कुछ पूछ देता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे सर्वनाम की से संबंधित क्या है। अब यहाँ देखिए सर्वनाम के भेद जो है आपका 6 होता है, मूल सर्वनाम 11 होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, ये उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप,
अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, उसका, उसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। ठीक, यानी उत्तर पुरुष हमारे मैं, हम। ठीक, मध्यम पुरुष यानी तू, तुम। अन्य पुरुष में तीसरा कोई रहेगा नहीं। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे होता है, जैसे यह मेरा घर है, वो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए अनिश्चितवाचक में आपका कोई, कुछ, किसी, यानी कोई आया है, तो ये आपका निश्चयवाचक। संबंध में जो, सो, जिसे, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे, उससे, ये जैसे जो जागत है वो पावत है, यानी जो जागता है वो पाता है, तो ये आपका संबंधवाचक। प्रश्नवाचक में कौन क्या होता है, जैसे कौन आया। निजवाचक में आप, खुद, अपने आप, स्वयं, ये सब जो है, जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। जनरली ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है इन सब से। इसको मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ कि लेंदी बनाने से क्या मतलब है, आप वैसे जान जाएंगे, जैसे जानने पर है, को है, मुझसे, जैसे करण में से हो गया, मुझको है, संप्रदान में, अपादान में मुझसे है, तो इस तरीके से आप आएगा तो कर ले जाएंगे। बाकी जो है आप पढ़े होंगे तो बुक में दिया होगा। ठीक, लेकिन ज़्यादा लेंदी ना हो वीडियो, इसलिए मैंने इसको नहीं पूरा नहीं किया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रखिए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो एक अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। वह खेल रहा है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। बूंद से घड़ा भरता है, अकर्मक क्रिया। अब यहाँ सकर्मक में वह फुटबॉल खेल रहा है, मतलब यहाँ क्या वह खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, फुटबॉल, यानी सकर्मक है, कर्म है इसमें। नौकर पानी भरता है, ठीक, ये भी सकर्मक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, अरे कुछ मुख्य पॉइंट हैं, इनको देखिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, जैसे रूढ़, ठीक, या मूल क्रिया और यौगिक क्रिया है। रूढ़ क्रियाएं धातुओं से बनती हैं और यौगिक क्रियाएं यहाँ पे देखिए। अब इसको मैं जूम थोड़ा बढ़ा करके और आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जूम बढ़ने में, यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया, अब यहाँ पे देखिए, प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाता है। ठीक, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक मोहन, ठीक, मोहन सबको भजन सुनाता है। ठीक, तो ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी, यानी कर्ता भी इसमें सम्मिलित होता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में वह नौकर से गाड़ी धुलवाता है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, यानी कर्ता स्वयं न करके आपका दूसरे से कराता है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। संयुक्त क्रिया की बात किया जाए तो दो या दो से अधिक क्रिया से बने, इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, दो से अधिक क्रिया, इसको संयुक्त क्रिया। जैसे लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, राजन खाना खा चुका है, इसमें डबल है, देखिए, प्रसन्न होकर चलता बना। अनुकरणात्मक क्रिया जो है, यानी किसी ध्वनि या अनुकरण से बना हुआ, तो जैसे आप देखेंगे, आप यहाँ पे जैसे देखेंगे, यहाँ पे खटखट से खटखटाना हो गया, थप थप से थपथपाना हो गया, भन भनाना, ठीक, इत्यादि जो है, खटखटाना, थपथपाना, भन भनाना, ये अनुकरणात्मक यानी ध्वन्यात्मक होती है। नाम धातु क्रिया की बात किया जाए तो ये जो है, इसका निर्माण जो है संज्ञा, विशेषण अथवा सर्वनाम से होता है। जैसे बात से बतियाना हो गया, ये नाम धातु, हाथ से हथियाना हो गया, गर्म से गरमाना हो गया, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हम देखते हैं। अब यहाँ से अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया है संज्ञा नाम धातु से क्या क्या है। तो संज्ञा नाम धातु से आपका संज्ञा और नाम धातु है, और नाम धातु क्रिया है। जैसे झूठ से झूठ होगा, झूठलाना होगा। माटी से मटिया होगा, अमटियाना हो गया। जैसे संज्ञा नाम धातु से, अब ये तो संज्ञा है, ये विशेषण नाम धातु से। अब ये संज्ञा नाम धातु, ये नाम धातु, यानी विशेषण से जो बन रहा है। लज्जा से लजा, लजाना। लालच से लालच, ललचाना। ये नाम धातु की बात हो रही है, याद रखिए, कभी कभी ये नाम धातु का पूछ देता है। ठीक, और यहाँ पे जो है फिल्म है, यहाँ फिल्मी है, ये फिल्माना हो गया। ये आपका नाम धातु कभी कभी पूछ देता है। आगे चलते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया के कई भेद होते हैं, याद रखिए। जैसे आरंभ बोधक क्रिया, वह नाचने लगा, सीता खेलने लगी, ये आरंभ बोधक है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, जैसे राम बड़ी मुश्किल से
सो पाया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अब ये सो चुके थे, रामू खा चुका था। ठीक, ये समाप्ति बोधक मतलब इसमें समाप्त, ये नाम से ही स्पष्ट है। इच्छा बोधक, मैं घर आना चाहता हूँ, ये इच्छा है, हमारी इच्छा है। ठीक, तो ये आपका। फिर देखिए अनुमति बोधक पूछ देगा, तो मुझे सोने दो, मुझे कहने दो। नित्यता बोधक, नदी बह रही है, पेड़ बढ़ता गया। शक्ति बोधक, मैं लिख सकता हूँ, मतलब उसमें शक्ति है, मतलब कर सकता हूँ। ठीक, पढ़ सकता हूँ। अभ्यास बोधक, तुम हमेशा पढ़ा करते हो, ये अभ्यास बोधक है। पुनरुक्त में वह खेला कूदा करता है, ये पुनरुक्त हो रहा है। निश्चय बोधक में जैसे देखा जाए यहाँ पे जो है व्यवहार निश्चितता का जो है पता चले। निश्चय बोधक में जैसे यह बीच में ही बोल उठा, मैं मार दूंगा, यानी निश्चित बोधक, मैं मार दूंगा, निश्चित क्रिया यानी व्यवहार निश्चितता का पता चलता है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब पूर्वकालिक क्रिया कभी कभी पूछ देता है। पूर्वकालिक यानी उसने नहा कर भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, ठीक, ये पूर्वकालिक क्रिया है। नाम बोधक में हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना, ये सब नाम बोधक है। द्विकर्मक क्रिया में दीपा ने गाय को चारा खिलाया, यानी गाय और चारा ये दो कर्म है, तो द्विकर्मक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अब यहाँ जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये संयुक्त क्रिया है। पहली प्रधान और दूसरी जो है अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। संभावनार्थक क्रिया जो है मोहन खेल रहा होगा, ये संभावनार्थक। कभी कभी ऐसे पूछ देता है। योजक क्रिया चूड़ी अच्छी थी, अब ये थी जो है योजक क्रिया हो गई, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ कारक के भेद हम देख लेते हैं। ठीक, कारक के भेद क्या है। अब यहाँ पे कारक के भेद जो है 8 भेद हैं, इसको देख लीजिए। कारक विभक्तियाँ यहाँ पे कर्ता ने, ठीक, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, हेतु, अपादान से, अलगाव के अर्थ में। अब यहाँ पे संबंध है। अब संबंध में देखिए का के की, रा री रे, ये सब रहता है। अधिकरण में मे, पर, विषय में। संबोधन में हे, अरे, अहो, अजी, ये सब रहता है। अब यहाँ पे देखिए कर्ता कारक क्या है। अब कर्ता कारक हम देख लेते हैं। अब कर्ता में क्या होता है आपका, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ठीक, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। मोहन को जाना है, उसने टेढ़ी चाल चली, ये आपका कर्ता कारक है। ठीक, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है तब ने का प्रयोग होता है। ऐसे आप देखेंगे ने का प्रयोग नहीं होता है, यानी अकर्मक क्रिया सकर्मक, यानी शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, अब यहाँ सकर्मक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब यहाँ अकर्मक है तो यहाँ पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है कर्म, यानी कर्म को, यानी रमेश मोहन को पैसा देता है। अब मोहन को पैसा देता है, ये गौड़ कार्य है, ये मुख्य कार्य, यानी पैसा देना मुख्य कार्य है। ठीक, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ कपड़ा में जो है कर्म कारक है, क्योंकि कपड़ा का संबंध कर्म से है। अब यहाँ पे कर्ण कारक देख लेते हैं। उदाहरण आप बुक से आप पढ़ लीजिएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। कर्ण कारक इसलिए मैं उसको नहीं लाया हूँ। कर्ण कारक की बात किया जाए तो से के द्वारा होता है। वह चम्मच से चावल खाता है, ये कर्ण कारक है। नोट, जिसकी सहायता से किसी कार्य जिसकी सहायता से कार्य हो, याद रखिएगा, उसको कर्ण कारक कहते हैं। मतलब माध्यम या सहायता की जरूरत होती है। जैसे चम्मच से खाना खाता है ना, तो आपका कर्ण कारक हो गया। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, यानी कलम से कर्ण है। राम ने रावण को बाण से मारा, कानों सुनी बात यकीन मत करो। ठीक, तो ये आपका कर्ण कारक हो गया। नेक्स्ट है अगला हम देखते हैं संप्रदान कारक। अब यहाँ पे जो है को, के लिए, हेतु इत्यादि, यानी अर्थ देना होता है, अर्थात जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करता हो अथवा देता हो। जैसे गुरु जी को फल दो, राम से हमको रुपये देता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे क्रोध हो, अच्छा लगना में जो है आपका संप्रदान होता है। जैसे राजा ने अपने प्रजा पर क्रोध करता है, राजा अपने प्रजा पर क्रोध करता है, ये भी आपका संप्रदान हो जाएगा। गणेश जी को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे अपादान देख लीजिए, इसका ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे जैसे अलगाव हो, डरना हो, दूरी हो, लजाना हो, तुलना हो इत्यादि का पता चले तो आपका क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। ठीक, शिक्षा ग्रहण करना, कार्य प्रारंभ
कार्य प्रारंभ में इत्यादि में होता है। जैसे पेड़ से आम गिरा, आपका अपदान है। मोहन सोहन से सुंदर है, तुलना है, तो आपका अपदान है। ठीक, यानी क्रोध, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या ये सब आए तो आपका क्या हो जाएगा? अपदान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे हम विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसके विभिन्न प्रकार को भी डिस्कस करेंगे। आइए आगे देखते हैं। संबंध कारक, अब काकी के, रारी रे, नानी ने, ये है, यह हमारा घर है, यह राधा की चुनरी है। ज़्यादातर इसका प्रयोग मुहावरों में होता है, यानी संबंध है, यह हमारा घर है, संबंध है, यह राधा की चुनरी है, तो इसमें संबंध है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अधिकरण को देख लेते हैं। अधिकरण में आपका में पर होता है, जैसे कर्ता के क्रिया के आधार का पता चलता हो, जैसे जंगल में जानवर हैं, आधार का पता चल रहा है, पेड़ पर कौआ है, आधार का पता चल रहा है। संबोधन में हे, अरे, हो इत्यादि होता है, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अरे तरुण मेरे साथ चलो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका संबोधन हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रस की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए रस जो है 9 होते हैं। ठीक, अब शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। उल्लेख देखेंगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ठीक, अस्थाई भावों का उल्लेख नहीं है भरत मुनि के इसमें जो है नाट्य शास्त्र में। 8 रस इन्होंने माना है, शांत रस को रस नहीं माना है। रस का प्रथम प्रयोग जो है तैत्तरीय उपनिषद में हुआ है। ठीक, याद रखिए रस का जो है प्रयोग तैत्तरीय उपनिषद में हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रस के अंग की बात किया जाए या अवयव तो 4 होते हैं। ठीक, अस्थाई भाव 9 होता है, विभाव 2 होता है, इसके भी 2 भाव होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव के आश्रयालंबन और विषयालंबन होता है। ठीक, अनुभाव की बात किया जाए तो 4 होता है। ठीक, ये कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक होता है। अब सात्विक के भी जो है 8 भेद होते हैं, उतना डीप नहीं जाएंगे। संचारी भाव 33 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब देखिए यहाँ पे रस की जो है यहाँ पे दिया है, श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, भयानक रस का भय होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, वात्सल्य रस का जो है वात्सल्य होता है, भक्ति रस का भगवत विषयक रति होता है या अनुराग होता है। ठीक, तो याद रखिएगा 11 है। यहाँ पे श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में ये दोनों आ जाएंगे। आपका रस आपका 9 ही होगा, अगर पूछे तो 9 होगा, याद रखिएगा। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में ये दोनों आ जाते हैं। कुल रस पूछे तो कितना हो जाएगा? 9, याद रखिएगा। अब देखते हैं, अब इसका उदाहरण आप बुक से देख लीजिएगा। इसके छंद से संबंधित देख लेते हैं। छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। सर्वप्रथम उल्लेख ये ऋग्वेद में। देखिए वो उसका रस का जो है तैत्तरीय में है, लेकिन इसका छंद का आपका ऋग्वेद में है। दूसरा नाम इसका पिंगल होता है। ठीक, आदि प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। पिंगल शास्त्र यानी छंद शास्त्र इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए छंद के अंग पूछे तो छंद के अंग तो 7 होता है अंग। ठीक, वर्ण और मात्रा, पाद या चरण। ठीक, अब वर्ण मात्रा में जैसे लघु स्वर हो गया, इसमें अ इ उरी होता है, दीर्घ स्वर हो गया आपका, इसमें बाकी जितने होते हैं, इसके अलावा जितने बाकी होंगे इसमें आ जाएंगे। पाद जो है या चरण, ये आपका 4 चरण या अधिक भी होता है। ठीक, पहला तीसरा आपका विषम चरण होता है, जनरली ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। दूसरा चौथा आपका समचरण होता है। अब गणों की संख्या अगर बात किया जाए तो 8 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 8 याद रखिएगा। ठीक, अब ये जो है यगड़, मगड़, तगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, यमाता, राज, भान, सलगा। इसका सूत्र क्या है? यमाता, राज, भान, सलगा। ठीक, तो इतना अंदर से तो कभी कभी पूछता है, इसको याद रखिएगा। लघु और गुरु स्वर की बात किया जाए तो आपका अ इ उरी एक मात्रिक स्वर है, और बाकी जो है आपका द्विमात्रिक स्वर है। ठीक, गति जो है और यत, विराम और तुक को आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब देखिए लघु वर्ण जो है अब कौन कौन सा है, तो अ इ उरी। ठीक, यानी क, की, कु, क्री, ये सब जो है। चंद्रबिंदु वाले जो है लघु वर्ण आते हैं। याद रखिए मात्रा की गणना में अगर लघु वर्ण जिसको ऐसे करके आप करते हैं और गुरु स्वर को ऐसे करके गिनते हैं आप, तो आपका जो है आपका लघु वर्ण में यानी अ इ उरी जो है, जैसे क हो गया, की हो गया,
तो आप ये देख लीजिए इसको ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, चंद्र बिंदु वाले आपका लघु स्वर आते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है ये जैसे ए आ गया आपका, त्य हो गया, त्वा हो गया, तो ये आ जैसे हाँ हो गया, तो ये आपका किस में आएगा, आपका एक ही वर्ण में है। जैसे कमल है तो आपका देखिए इसकी मात्रा एक एक एक, ठीक, ये होगा। गुरु स्वर की बात किया जाए तो लघु स्वर अयूरी के बाद जितने भी होते हैं आपका गुरु स्वर होते हैं। अनुस्वार जो होता है जैसे अनुस्वार और विसर्ग याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका जो है डबल मात्रा इसमें गिनी जाएगी। जैसे संसार हो गया, नींद हो गया, अंगीठी हो गया, अंत हो गया, दुख हो गया, सुतह, तो जहाँ पे अनुस्वार और विसर्ग रहेगा आपका डबल मात्रा। संयुक्ताक्षर के पूर्व अगर लघु वर्ण है तो भी आपका गुरु होगा, यानी गुरु वर्ण होगा, उसको डबल मात्रा गिनी। अग्र का जो है अ वर्ण आपका गुरु होगा। 80 में अ का गुरु वर्ण आपका अ जो है वर्ण गुरु होगा। चंदा का जो है च जो वर्ड है ये गुरु होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो है अपवाद है आपका। अब यहाँ पे देखिए गणना किया जाए तो जैसे ताला है तो आपका डबल मात्रा हो गई, ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है चौपाया है तो इसमें भी देख लीजिए। अब देखिए गति जिसको ल या प्रवाह कहते हैं, यत या विराम जो है इसको विराम या ठहराव कहते हैं। अब देखते हैं तुक क्या होता है। अब इसमें तुक जो है आपका जैसे छंद के अंत में समान वर्णों को तुक या तुकांत छंद कहते हैं, ठीक, तुक न हो उसे अतुकांत कहते हैं। तुक को छंद का प्राण कहते हैं, याद रखिएगा, तुक को छंद का प्राण कहते हैं। वर्ण व मात्रा के आधार पर छंद के 3 भेद होते हैं, ठीक। अब कौन कौन होते हैं देख लीजिए, आगे हम देख लीजिए। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे वार्णिक छंद हो गया आपका, ठीक, और इसमें सम, अर्ध सम और विषम होता है। मात्रिक छंद में सम, अर्ध सम और विषम होता है, बाकी मुक्तक छंद में तो होता नहीं है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, गीतिका के 26 प्रत्येक चरण में, हरिगीतिका के 28, ठीक, अहिर में जो है आपका 21, 11, तोमर में आपका 12 होता है, वीर आल्हा में 31 होता है। याद रखिए ये सब जितने हैं आपका सम्मात्रिक छंद हैं, यानी सभी चरण समाप्त होते हैं, समान होते हैं, ठीक, तो ये सम्मात्रिक छंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे अर्धसम मात्रिक छंद, ठीक, यानी अर्धसम मात्रिक में जैसे पहला तीसरा समान होगा और दूसरा चौथा समान होगा। दोहा आपका विषम चरण में 13, यानी पहले तीसरे में 13 मात्रा और सम चरण में 11 मात्रा। सोरठा में विषम चरण में 11 मात्रा और सम चरण में 13 मात्रा। 12वें में विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्रा, याद रखिए कितनी, 7। अगर उल्लाला की बात किया जाए तो विषम चरण में 15 मात्रा और सम चरण में 11 मात्रा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। और ये अर्ध मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे विषम मात्रिक में आपका कुंडलिया हो जाता है और छप्पा हो जाता है। कुंडलियों को याद करने का तरीका है दोहा और रोला से, यानी DR, याद रखिए DR, ठीक। और छप्पा आपका रोला और उल्लाला से बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है कुंडलिया किससे बना है, तो DR डॉक्टर से बना है, यानी दोहा और रोला से बना है। यहाँ वार्णिक छंदों की गणना जो है जैसे कभी कभी ये पूछ देता है, जैसे सवैया में आपका 22 मात्रा है, ठीक, 22 से 26 हो गया। कवित्व में आपका जो है 31 हो गया। मालिनी में आपका 15 हो गया। मंदकांता में 17 हो गया। सिख हरड़ी में जो है आपका 17 हो गया। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए इन सब में जो है 11-11 मात्रा होती हैं, ठीक। उपेंद्र वजा, शालिनी, ये सब इंद्र वजा, उपेंद्र वजा सब में प्रत्येक चरण में। घनाछारी में 31 होता है। वसंत तुलिका में 14 होता है। द्रुत विलंबित में छंद में आपका 12 होता है। तोटक में जो है आपका 12 होता है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मेन ही पूछता है तो इसको इसकी। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, याद रखिएगा। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। अब यहाँ अलंकार देखते हैं। अलंकार में अलम और कार से बना हुआ है, ठीक। अलंकार शब्द के जनक आचार्य भामा है, ठीक। भेद मुक्त 2 होता है, ठीक। मुक्त शब्दालंकार और अर्थालंकार। मेन क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, कौन जो शब्दालंकार है, कौन अर्थालंकार है। तो आप देखिए, अब इसमें शब्द में कौन कौन है। अनुप्रास है जिसके 5 भेद होते हैं। यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, ठीक। पुनरुक्ति है, ये आपका किसमें है, शब्दालंकार।
अयवस्पा, अयस्वस्पा, वस्वी, ऐसे करके या जो भी एक ट्रिक ऐसे बना लीजिए अपना। बाकी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, आपका संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, ये सब आपके किस में आते हैं? अर्थालंकार में आते हैं। इसके बहुत सारे भेद हैं, ये पूछेगा नहीं। मेन हम देखते हैं अनुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, मतलब जहाँ एक ही वर्ड या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार। जैसे कंकिन, किंकिर, नुपुर, धुनि, सुनि, कहत, लखत, सन, राम, हृदय, गुनि। यहाँ क, स, 9 वर्ड का जो है आवृत्ति हो रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए, तरन तनुजा, तट तमाल, तरवर बौछाए, अझुके कुल सो जल को, मन हित मनहु सुहाए। अब पहली लाइन में पूछेगा तो आपका अनुप्रास हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरी लाइन में पूछेगा तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मनहु, मानव, जनहु, जानो वाला ये चीज मनहु आ गया है। ठीक, लेकिन प्रश्न में अगर दूसरी पंक्ति में पूछे तो वही चीज बताए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर अगला। अब यहाँ यमक की बात किया जाए तो यमक का अर्थ होता है दो या जोड़ा। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए तो उसका जो है अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे यमक अलंकार, ठीक, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, यहाँ बेर का एक का अर्थ है बेर हो गया और एक बेर का अर्थ है पहर या समय हो गया। ठीक, तो यमक अलंकार, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं श्लेष अलंकार, यानी चिपका हुआ इसका अर्थ होता है, यानी एक से अधिक अर्थ निकले हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यानी पहले पानी का अर्थ जो है चमक, यानी मोती से संबंधित, दूसरे का प्रतिष्ठा, इज्जत से संबंधित, तीसरे का जो है जल, और तीसरा और जो है तीसरे का। ठीक, तो ये आपका एक ही शब्द का कई सारे अर्थ जो है चिपका हुआ, तो आपका श्लेष हो गया। उत्प्रेक्षा की बात किया जाए तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वो उत्प्रेक्षा है। ठीक, जनु जानो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ट्रिक याद रख लीजिए। जनु जानो, जनु मन, मानो मनो, मानव, जन मतलब जान पड़ता हो इत्यादि जो है, ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब जब शब्द आएंगे आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक, उस काल मारे क्रोध के तनका पने लगा, उसका मानो हवा का जोर से सोता हुआ सागर जगह। ये मानो इसमें देखिए शब्द प्रयोग हुआ है, तो ये आपका कौन सा है? उत्प्रेक्षा है। अब देखते हैं उपमा में जो है उपमा। अब देखिए उपमा, उप माने समीप, मा माने तुलना या मापना। तो जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, ठीक, तो आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक, इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा भी कहते हैं, यानी प्रतीप का उल्टा उपमा होता है। इसके 4 रंग होते हैं। उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, साधारण धर्म जैसे उपमेय व उपमान के में जो उभयनिष्ठ हो, वाचक शब्द जैसे समता बताने वाले, जैसे सा, ऐसा, जैसा, ज्यों। अब यहाँ पे ट्रिक याद रख लीजिए, ये चीज आएगा तो आपका उपमा हो सकता है। सा, सी, से, सो, ठीक, सरिस, सदृश, समतुल्य, जिस, जैसा, ये सब आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूपक देखते हैं। जहाँ उपमेय उपमान का कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ आपका रूपक अर्थात अभेद आरोप हो, ये रूपक हो जाएगा। पहचान, उपमेय और उपमान के मध्य जो है योजक चिन्ह होता है। जैसे मया मैं तो चंद्र खिलौने, अब यहाँ देखिए क्या है? योजक चिन्ह है, खिलौना लय हूँ। जैसे चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है, ठीक, का आरोप लगाया जा रहा है, तो आपका ये रूपक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे समास की बात किया जाए तो एक नज़र देख लेते हैं। इसके भेद पूछे तो कितने अच्छे हैं। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, आजन, भर पेट, हाथों हाथ। याद रखिए हाथों हाथ या जो भी रिपीटेड अगर वर्ड रहेगा तो आपका अव्ययी भाव होगा। देखिए पूर्व पद प्रधान की बात किया जाए तो अव्ययी भाव होता है। उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष आ जाता है, कर्मधारय आ जाता है, द्विगु आ जाता है। उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान में द्वंद्व आ जाता है और दोनों पद अप्रधान में बहुब्रीहि आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जहाँ पे ये पहला पद अव्यय होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव हो गया। या हाथों हाथ या इस तरीके की रिपीटेड अगर रहेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। अब देखिए तत्पुरुष में ये कर्म तत्पुरुष गगनचुंबी, यश प्राप्त, चिड़ी मार, चालक, ये इसके उदाहरण हैं। कर्ण तत्पुरुष में करुणा से पूर्व, भय से व्याकुल, शोक से ग्रस्त, तो आपका कर्ण हो गया। संप्रदान में प्रयोग के लिए शाला, स्नान के लिए घर, गौ के लिए गाय के लिए शाला, डाक के लिए गाड़ी, संप्रदान हो गया। कारक बताए हैं तो उसे समझ गए होंगे। अपादान तत्पुरुष धन से हीन, गुण से हीन, पाप से मुक्त। संबंध में राजा का पुत्र, पराधीन,
राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक, देश के लिए रक्षा। अधिकरण में शोक से मग्न आप पर बीती गृह प्रवेश। ये सब किसके उदाहरण हैं? इनके। बहुत एक्सप्लेन करने में वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी बहुत और टॉपिक हैं। आइए कर्मधारय समास की बात किया जाए तो जिसके समस्त पद का जो है उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, तो ये कर्मधारय है। जैसे चरण कमल, क्रोधान, लाल मणि, अधमरा यानी आधा है जो मरा, ये आपका क्या आ जाएगा? आपका कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट हम द्विगु की बात करते हैं। तो पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे दोपहर, त्रिलोक, चौराहा, ठीक। द्वंद्व की बात किया जाए तो दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे नदी, नाले, छल, कपट, नर, नारी, यहाँ पर द्वंद्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, बहुब्रीहि की बात किया जाए तो कोई पद प्रधान न हो, तीसरा अर्थ निकले, जैसे लंबोदर, दशानन, महावीर, पंकज, निशाचर, ठीक, यानी ये राक्षस के लिए हो गया, पंकज कमल, ठीक, लंबोदर इत्यादि। अब कुछ इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए, जैसे ऐसे पूछ देता है, आप देखिए जैसे का पुरुष में कर्मधारय आपका हो गया, ठीक। तिल पापड़ में कर्मधारय हो गया, दिनानुदिन अव्यय भाव हो गया, दिन और अन्य, दिनानुदिन अगर ये आएगा तो इम्पोर्टेंट है। और देवासुर, देव और असुर द्वंद्व हो गया, धर्माधर्म, धर्म में द्वंद्व हो गया, पकौड़ी में कर्मधारय हो गया, पल पल में अव्यय भाव रिपीट हो रहा है, महाशय में कर्मधारय हो गया, बार बार में अव्यय भाव रिपीट हो रहा है, जब एक ही वर्ड दो बार होता है तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हम देखते हैं विशेषण में, देख लीजिए। अब देखिए इसमें जो है संज्ञा से, अब यहाँ संज्ञा से पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, ये संज्ञा से बन गया विशेषण। सर्वनाम से देखा जाए तो इतना, कितना, आप वाली, ये सर्वनाम से है, ठीक। क्रिया से देखा जाए तो चलती गाड़ी, खाया मुँह, नृत्य करने वाली तरुड़ी, पढ़ता सुग्गा, ठीक, ये सब आपका क्या है? क्रिया से। अव्यय से देखा जाए तो बाहरी व्यक्ति, ठीक, भीतरी बसें, ये सब क्या है? एक जो है अव्यय से बना हुआ है। अब भेद देखिए, भेद जो है, अब पहले भेद में आपका गुणवाचक है, ठीक। जैसे आप आकार पूछे तो नुकीला, गोल, चौड़ा, या इसके ये भेद हैं, ठीक। अब इसके गुणवाचक के भेद हैं। और इसमें आकारवाचक पूछे तो नुकीला, गोल, चौड़ा, लंबा, ये सब हो जाएगा। रंग पूछे तो लाल, पीला, नीला, ये सब आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। काल में नया, पुराना, ये सब हो जाएगा। गुण में जैसे कोई गुण, भला, झूठा, सच्चा, ये सब। दशा में जो है गीला, सूखा, ये दशा का हो जाएगा। स्थानवाचक बाहरी, भीतरी, ठीक, ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक में क्या क्या है देख लीजिए। संख्यावाचक में आपका दिया हुआ है, अब गणनाबोधक में पूर्णांक गणनाबोधक हो गया, अपूर्णांक हो गया। 1, 2, 4 ये जो है पूर्णांक हो गया। अपूर्ण में जो है पाव, आधा, पौन, ये सब अपूर्णांक हो गया। क्रमबोधक में पहला, चौथा, तृतीय, ये सब आपका क्रम है, पहला, दूसरा, एक क्रम है। आवृत्ति में जैसे 100 गुना, 100 गुना, 2 गुना, दूना, जैसे ये आवृत्ति है, यानी किसी चीज़ का 2 गुना, 4 गुना कर रहे हैं, आवृत्ति है। समुदाय में जैसे 3 लड़के, 7 घर, दोनों भाई, ठीक, तो ये आप समुदायवाचक। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी, ये आपका प्रत्येक बोधक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ परिमाणवाचक जो है, अब इसमें एक निश्चित परिमाणवाचक, यानी 4 किलो, 4 सेर दूध, डलिया भर आम, ठीक, ये आपका निश्चित परिमाण है। अनिश्चित में जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, अधिक धन, ये आपका अनिश्चित। ये नाम से क्लियर हो रहे हैं, बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण में संकेतवाचक जैसे मेरा, तेरा, उसका घर, ये सब जो है। मौलिक सार्वनामिक में यह घर, वह घर, यह नौकर, यानी मौलिक है। यौगिक सार्वनामिक में जैसे जैसा देश वैसा भेष, ठीक, प्रत्यय लगाकर जो है मूल सर्वनाम में इसको यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ प्रविशेषण की बात किया जाए तो प्रविशेषण, ठीक, यानी अति सुंदर लड़की, यानी कामता प्रसाद नहीं से अंतर विशेषण भी कहा, ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी अति क्या है आपका? ये प्रविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक। काला घोड़ा दौड़ा, अब काला क्या है? विशेषण है, और घोड़ा क्या है? विशेष्य है, नाउन है। अब विशेष विशेषण क्या होता है? विशेष विशेषण से पहले आने वाले विशेष से पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, ये पूछ देता है। तो जैसे सूनी जगह में भय लगता है, अब सूनी क्या है? विशेषण है, और जगह क्या है? विशेष है, ठीक, सूनी जगह। तो अब ये क्या है? विशेष से पहले जो है
विशेषण आए तो उसको क्या कहते हैं, विशेष विशेषण। इसको याद रखिएगा, ठीक। यानी विशेष विशेषण किसे कहते हैं, यानी इसमें विशेष आपका बाद में आएगा, इसको क्रॉस याद करिए, ऐसे क्रॉस। यानी विशेष विशेषण यहाँ पूछ रहा है तो विशेष विशेषण, तो विशेष से बाद में आएगा। यहाँ देखिए बाद में आया है ना, अब विशेषण पहले आएगा। इसका ये ट्रिक है, ठीक, भूलेंगे नहीं, ये चीज़ जान लीजिए। विशेष विशेषण में विशेष से पहले, अगर विशेष विशेषण आप जान गए हैं तो फिर जो है विधेय विशेषण में दिक्कत, बाकी जो रहेगा वह विधेय विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए उदाहरण वो देख लीजिए, यहाँ काला घोड़ा दौड़ रहा है, यानी विशेष आपका काला है, घोड़ा जो है विशेषण है, ये दौड़ जो है काला घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ काला आपका विशेष हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं चंचल राम चंचल लड़का है। अब ये आपका क्या है, चंचल आपका विशेष विशेषण का ये उदाहरण है, ठीक। गुड्डी सुशील गृहिणी है, तो ये विशेष विशेषण है अगर इसको देखा जाए पूरा वाक्य जो है, ठीक। काला घोड़ा दौड़ रहा है, ये विशेष विशेषण का उदाहरण है। चंचल राम चंचल लड़का है, ये विशेष विशेषण का है। गुड्डी सुशील गृहिणी है, आपका विशेष विशेषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है विधेय विशेषण में, समझ लीजिए क्या है। अब विधेय मतलब विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह जगह सुनी जान पड़ती है, ठीक। इस वाक्य में विशेष जगह के बाद विशेष जो है विशेषण सुनी क्रिया के साथ विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है। सीधे उदाहरण में समझिए, जैसे मेरा कुत्ता काला है, ये विधेय विशेषण का उदाहरण है, ठीक। मेरी स्कूटर जो है नई है, ये विधेय विशेषण का जो है उदाहरण है। मेरी गाय सीधी है, ये विधेय विशेषण। अगर विशेष विशेषण का आपको बताए हैं, विशेष विशेषण में क्या है आपका, है ना, काला घोड़ा दौड़ा है, यहाँ पहले आपकी उसकी विशेषता बता दिया जा रहा है, विशेषण उसका। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका, अब यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे जैसे एक से धर्म, एक जो प्रत्यय लगा तो धर्म से धार्मिक हो गया, ठीक। ये विशेषण बनाने के लिए है। यहाँ पे जैसे दो से अधिक जो है शब्दों से मिलने से भी बन सकता है, जैसे भला बुरा आपका हो गया, दुबला पतला हो गया। क्रिया में प्रत्यय लगा करके भी पूजनीय जो है पूजनी हो गया, पठनीय में पटनी हो गया, अव्यय लगा कर अंदरूनी अंदरूनी हो गया। ये बहुत मतलब वो नहीं है, आप इसका नाम से ही ये क्लियर हो जा रहा है। क्रिया लगाकर क्रिया प्रत्यय ये सब ऊपर बताए हैं तो आप इसको कर ले जाएंगे। सार्वनामिक में जैसे वह लड़का वे लड़के, आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। संज्ञा लोप में जैसे लड़कों ने सब कुछ कर दिखाया, तो ये आपका संज्ञा लोप हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, यहाँ देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक। अब यहाँ सरल वाक्य अगर देखा जाए, जिसमें एक क्रिया एक कर्ता साधारण वाक्य हो, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण। यानी एक क्रिया एक कर्ता साधारण वाक्य हो जाएगा, एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं इसमें। राधा नाचती गाती है, एक आपका इसमें है, एक जो है क्रिया है, एक कर्ता है। मोहन हंसकर बोला, तुम पढ़कर सो जाना, ये किसके उदाहरण है, सरल वाक्य। अब यहाँ पे आगे इसका ट्रिक हम देखते हैं कुछ चीज़ें। अब देखिए जैसे संयुक्त वाक्य आ गया, अब इसमें याद रखिएगा जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक जो है उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, जैसे वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे और होता है एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, यदि, फिर भी, तो, ये सब जो है रहते हैं, ठीक है ना। ये सब आपका किस में रहते हैं, संयुक्त वाक्य में, ठीक। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ। बादल घिरे और मोर नाचने लगा, सूरज निकला और फूल खिले, ये सब किसके हैं, संयुक्त वाक्य उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब मिश्र वाक्य में देख लीजिए क्या क्या है। मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष जो है आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि का अक्सर प्रयोग होता है, कि हो गया, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, अगर ऐसे रहे, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हैं ये सब उदाहरण। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो ये सब क्या है, ये इसको रहने दीजिए, ये अपवाद है, ये अपवाद नहीं, ये आपका जो है
क्वेश्चन ये गलत है, गलत लिखा गया है इसका उदाहरण। तो इसको ज्यों ही जो है क्या है, सौमिता ने खाना खाया वह चली गई। तो ये जो है आपके कुछ उदाहरण हैं, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ड के जो है आपका भेद, तो 11 स्वर, 3 व्यंजन, 6 स्वर और ये मिला करके 52 जो है वर्ड होते हैं। स्वर आपके 11 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, अंग अ होता है, दीर्घ स्वर 7 होता है, लघु स्वर 4 होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए, स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए तो आपका 25 होते हैं, जैसे क से म तक होते हैं। ठीक, ये और अलावा अंतस्थ व्यंजन होता है 4 होते हैं। ठीक, स उसमें व्यंजन ये 4 है, अगर उसमें व्यंजन पूछे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ स्र। उक्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं, ड ढ। अर्ध स्वर जो है 2 होते हैं, य व का प्रयोग अगर स्वर पूछे तो। ठीक, आगत स्वर आ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे अगर पूछ दे अघोष कितने वर्ड होते हैं, तो आपका 13 होते हैं, जैसे पहला, दूसरा और स यानी 5 5 10 3 13। सघोष या घोष पूछे तो 31 होते हैं। ठीक, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ तथा ह और सभी स्वर होते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्प प्राण टोटल 30 होते हैं। ठीक, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ जितने वर्ड होते हैं और स्वर होते हैं, ये टोटल मिलाकर 30 होते हैं। महाप्राण आपका 14 होता है, जैसे दूसरा और चौथा होता है प्लस उसमें व्यंजन, टोटल 14 होते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर 3 होता है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अगर शब्द की बात किया जाए शक्ति के आधार पे तो 3 होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका। अगर संधि की बात किया जाए तो स्वर जो है, संधि जो है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग होती है। स्वर संधि की बात किया जाए तो ये 5 होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयात, यड़। समास की बात किया जाए तो 6 होता है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। उपसर्ग की बात किया जाए तो ये 22 होते हैं। ठीक, 22। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग 13 होते हैं। क्योंकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है, बस ऐसे जान लीजिए। प्रत्यय आपका 2 होता है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ये थोड़ा अपवादित है, बस जनरली अगर ये ऑप्शन में रहे तो आप कर सकते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, यानी जो कृत प्रत्यय क्रिया से बनता है, तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि से बनता है। लिंग की बात किया जाए तो आपका 2 लिंग होते हैं। ठीक, आपका पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। वचन आपका 2 होता है, कारक 8 होते हैं, विकारी शब्द 4 है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अव्यय या अविकारी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ। संज्ञा की बात की जाए तो 5, यानी अर्थ के आधार पर 5 होती है। और संज्ञा ऐसे पूछे तो 3, रचना के आधार पर, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। रचना के आधार पर पूछे तो। सर्वनाम की बात किया जाए तो 6 होते हैं, कुल सर्वनाम 11 होते हैं, अगर ऐसे सर्वनाम 6। याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर 5 होगा और ठीक रचना के आधार पर 3 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हम देखते हैं। अब यहाँ विशेषण की बात किया जाए, विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्रिया की बात किया जाए तो 2 होती है, सकर्मक और अकर्मक होते हैं। विशेषण 4, क्रिया जो है 6 अर्थ के आधार पर, और क्रिया विशेषण 4 होता है। संबंध बोधक अव्यय 14, ठीक, अर्थ के आधार पर। समुच्चय बोधक अव्यय 2 होता है। देखिए ये कुछ अलग अलग किताबों से मैं लेकर बनाया हूँ, तो किसी में जो है अलग अलग दिया रहता है, तो उसको लेकर क्लियर जो था ऑथेंटिक बुक से वही मैं बनाया हूँ। काल जो है 3 होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हम देखते हैं भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 होते हैं, वर्तमान काल के 5, भविष्य काल के 3। रस जो है भरत मुनि के अनुसार जो है 8 होता है, शांत रस नहीं माने हैं। रस वैसे 9 होता है, अस्थायी भाव 9 होता है। रस के अंग 4 होते हैं, विभाव जो है 2 होता है, सात्विक भाव जो है 8 होता है। ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बस ये प्रकार अगर आएगा तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। अगर संचारी भाव की बात किया जाए तो 33 होता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अनुभाव, ये 2 भाग इसके होते हैं। ठीक, अनुभाव 4 होता है, अलंकार 3 होता है, शब्दार्थ 2 ही होता है। ठीक, ये जो है इसको 2 कर लीजिए, 2 होता है। शब्दार्थ होता है, उभय अलंकार मतलब हिंदी में नहीं, मतलब ऐसे किसी में 3 दिया था, किसी में 2 दिया था, तो उभय अलंकार अगर ऑप्शन में अगर 2 3 में एक ही दिया हो, 3 दिया हो तो कर सकते हैं।
छंद 3 होता है, मात्रिक छंद, गौड़िक छंद और मुक्तक छंद। विराम कामता गुरु प्रसाद गुरु ने जो है 20 माना है। मात्रा के आधार पर जो है स्वर आपका 3 होता है। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है हिंदी में ध्वनियाँ 2 होती हैं। ठीक, और स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पे जो है आपका शब्द के भेद देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, रचना के आधार पर 3 होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होता है। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज होता है। अर्थ के आधार पर 4 होता है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। विकार के आधार पर जो है आपका 2 होता है। ठीक, एक विकारी होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और एक जो है आपका अविकारी होता है, जिसमें आपका क्या क्या होता है, क्रिया विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि होता है। अगर यहाँ पे बात कर लिया जाए, वाक्य के खंड तो 2 होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। रचना वाक्य के भेद, रचना के अनुसार अगर वाक्य के भेद अगर पूछे तो 3 होता है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर बात किया जाए तो प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार 2 होते हैं। ठीक, और रचना आधार पर वाक्य के प्रकार 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार 4 होते हैं। ठीक, तो ये हमने जो है, अगर हिंदी में कुल सर्वनाम बात किया जाए तो 11 होते हैं। इस प्रकार हमने ये पूरा टॉपिक कवर किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।